आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की, पत्नी और बच्चों के भरण पोषण की। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसकी वजह से पत्नी और बच्चों को भरण पोषण न देना पड़े। साथ में ये भी कहा जाता है कि बच्चे तो देना ही पड़ेगा। तो देखिए दोनों ऑप्शन है यहाँ पर, बच्चे हैं तो देना पड़ेगा, पत्नी है तो देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि बच्चे और पत्नी दोनों को नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में दोनों ऑप्शन पर बात करेंगे कि आपको किन वजह से देना पड़ता है और किस वजह से आपको पत्नी और बच्चों के लिए भरण पोषण नहीं देना पड़ता है। दरअसल यहाँ पर कोर्ट में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। इन दो ऑप्शंस को आपको विकल्प के तौर पर नहीं चुनना है, दोनों ऑप्शन को फॉलो करना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर ये होता है कि आप साक्ष्यों के आधार पर मेंटेनेंस को बंद करवा सकते हैं। दूसरा, आप अपने केस में सही तरीके से पक्ष रख के पत्नी और बच्चे दोनों के भरण पोषण को बंद करवा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन को आप अगर ऑप्शनल नहीं रखेंगे, विकल्प के तौर पर नहीं चुनेंगे और दोनों को ही अपने केस में इस्तेमाल करेंगे, तो आपको फिर ऐसी स्थिति में पत्नी और बच्चों दोनों के लिए भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। ऐसा आपके केस में हो सकता है। तो चलिए इन दोनों ऑप्शंस के बारे में आपको बताते हैं कि आपको कैसे अपने केस में पक्ष रखना है और किन-किन तथ्यों की आपको कोर्ट में आवश्यकता पड़ने वाली है। और आमतौर पर ज्यादातर तथ्य आपकी जेब में होते हैं, बस आपको उनको निकाल के और कोर्ट के समक्ष रखना है। कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके पास ही होते हैं। ज्यादातर सबूत आपके पास होते हैं, ज्यादातर सबूत आपके पास होते हैं। बार-बार रिपीट कर रहा हूं, आपके पास होते हैं। कहीं से आपको लाने की आवश्यकता नहीं, बस जेब से निकालिए और कोर्ट के सामने रख दीजिए। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए, जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे, यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसका हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही मेंटेनेंस का केस आता है, इसका पता लगता है, आप भागने लगते हैं। आपको मेंटेनेंस केस से कभी नहीं भागना है। जैसे ही आपको पता लगता है, अपनी तरफ से आपको तैयारियां शुरू करनी है कि कोर्ट हमसे क्या-क्या मांगने वाली है, कोर्ट मांगे उसके पहले हमको देना है। ये पहला ऑप्शन होता है। कोर्ट मांगे उससे पहले देना है। भाई कोर्ट आपसे मांगे, इससे पहले आप दे दो ना, तो कोर्ट भी खुश हो जाएगी और आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा भी हो जाएगा। कोर्ट को नाराज करने से क्या मतलब? कोर्ट बार-बार आपको बोल रही है, आप पे पेनल्टी लगा रही है, आपके ऊपर कास्ट लगा रही है, आपको आपके खिलाफ आदेश कर रही है और आप देने को तैयार नहीं, जेब में रखे नहीं निकाल रहे आप। क्यों नहीं निकाल रहे भाई? मेंटेनेंस के मामले में ये गलती कभी नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन आपका ये है कि जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस आने वाला है या आपको समन मिल चुका है, फटाफट अपने बैंक का स्टेटमेंट निकाल लीजिए पिछले 3 साल का, ये आपको लगेगा। नंबर 2, फटाफट आप कोर्ट पहुंचिए, आपके वकील साहब अपना वकालतनामा पेश कर देंगे और जो एप्लीकेशन है उसकी कॉपी नहीं मिली तो ले लीजिए। जैसे ही वकालतनामा पेश करेंगे, कॉपी नहीं मिली तो मांग लीजिए हुजूर कॉपी, कॉपी आपको मिल जाएगी। और अगली 2 या 3 तारीख के भीतर, चाहे आपका मीडिएशन यहाँ चल रहा हो, चाहे कुछ भी हो, अपना जवाब तैयार करके रख लीजिए। 2-3 तारीख से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, इस बीच में आपका जवाब तैयार हो जाना चाहिए। जवाब में सारी चीज़ें आनी चाहिए, जो उसमें उन्होंने लिखा है उसके बारे में वर्णन, और आपको अपनी तरफ से उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बतानी है कोर्ट को, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ से आनी चाहिए। इसके साथ-साथ अब आपको अपनी इनकम को बड़ी ईमानदारी से दिखाना है, और जितनी ईमानदारी से आप अपनी इनकम दिखाइएगा, उतनी ही ईमानदारी से आपको अपने खर्चे दिखाना है। मैं अक्सर देखता हूँ, आप अपनी इनकम को छुपाने में लगे रहते हैं। झूठ बोलते हैं कोर्ट में, अपनी इनकम छुपा लेते हैं और आप अपने खर्चों को अनजाने में सच बताने में लगे रहते हैं, जबकि वो सच होता ही नहीं है। तो मतलब अपने खर्चे बताने में भी झूठ बोल रहे हैं, इनकम बताने में भी झूठ बोल रहे हैं, आप यहीं फँस जाते हो। अरे भैया, आप अपनी इनकम ईमानदारी से बताओ ना। जैसे आपके पास रेंट आता है, ईमानदारी से दिखाओ। जो आपके नाम से प्रॉपर्टी है उसका रेंट, किसी और का नहीं। जो आपके खाते में आता है आपके नाम की प्रॉपर्टी का, वो दिखाना आपको। स्वयं की इनकम दिखानी है आपको, ये ध्यान रखना है। रेंट आता है वो दिखाइए, सैलरी आती है वो दिखाइए, बिजनेस से आता है इनकम वो दिखाइए, या किसी अन्य तरीके से अन्य ऑफ सोर्स से आपके पास इनकम आती है वो दिखाइए कोर्ट को। तो आपकी इनकम कोर्ट की तरफ आ गई। तो प्रॉफिट एवं लॉस अकाउंट आपने रिप्लाई फाइल कर बना लिया, रिप्लाई के साथ साथ आपको प्रॉफिट एवं लॉस अकाउंट और इसके साथ में एक एफिडेविट। एफिडेविट रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट के अकॉर्डिंग देना दोनों पक्षों को कंपलसरी है, तो आप बिल्कुल तत्काल बना लीजिए। तो पहले रिप्लाई हो गया, रिप्लाई के साथ साथ आपका एफिडेविट हो गया, एफिडेविट के साथ साथ आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया पिछले 3 साल का, बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपका प्रॉफिट एवं लॉस अकाउंट हो गया। प्रॉफिट एवं लॉस अकाउंट में आपकी इनकम जो है बड़ी ईमानदारी से एक तरफ लिखिए, दूसरी तरफ एक कॉलम खींचिए और अपने सारे खर्चे लिखिए। कौन कौन से खर्चे छुपा लेते हो पहले तो ये बता देता हूँ। आप दूध का बिल पे करते हो, नहीं बताते हो कोर्ट को। आप बिजली का बिल पे करते हो, नहीं बताते हो कोर्ट को। ये वो चीजें हैं जो जिसे कोई मना नहीं कर सकता कि भाई इसका खर्चा लगता ही नहीं है। दूध का खर्चा कंपलसरी सबके यहाँ लगता है, बिजली का बिल सबके यहाँ लगता है, नल का बिल सबके यहाँ लगता है, गैस का बिल सबके यहाँ लगता है,
टीवी का रिचार्ज सबके यहाँ लगता है, मोबाइल का रिचार्ज सबके यहाँ लगता है, राशन का पैसा सबके घर में लगता है, फूड लाने में सबके यहाँ पैसा लगता है, फल लाने में सबके यहाँ पैसा लगता है। अब रही बात मुख्य मुद्दे की, वकील साहब की फीस देना पड़ेगा। तो जितने भी आपकी तारीखें लग रही, आप तारीख गिनिए, आपके 4 केस हैं, 4 केस का आपका हर महीने में 4 तारीख लगेगी। आप अगर मान लीजिए 500 रुपए देते हैं पर तारीख को एडवोकेट साहब को, तो आप 2000 रुपये खर्चा डालिए। भाई 4 केस हैं तो 4 तारीख लगेंगी ना महीने में, तो 2000 रुपये आपका खर्चा हो गया, वो लिखिए आप। इसके अलावा आने का और जाने का, फ्री में थोड़ी जा रहा है भाई। आपकी पत्नी आपको मायके बुलाएगी, फ्री में जाओगे? नहीं जाओगे ना, पैसा लगेगा ना। क्यों नहीं लगाते हो? ये तो सबूत है ना, जेब से तो निकालना है। टिकट उसने दी, जेब से निकाल लगाओ, हुजूर मैं जाता हूँ आता हूँ, देखो मेरे 1000 रुपये आने जाने में खर्च होता है, मैं वहाँ रुकता हूँ, 1000 रुपये रुकने का और खाने पीने का लगता है, 2000 मेरे हो गए, और 2 मैं तो 4 बार जाता हूँ तो 8000 रुपये तो मेरे हो गए, 2000 वकील साहब की फीस हो गई, 10,000 तो मेरे लग जाते हैं। और जो आपको 50,000 में लग रहे थे, 10,000 तो पहले ये निकल गए आपकी, सीधी आपकी इनकम कम हो गई। और जो मैंने आपको खर्चे बताया 5-7 हजार रुपये तो यही लग जाते हैं, तो 20,000 तो आपके ऐसे कम हो गए। तो आपकी सैलरी तो अभी भी आधी हो गई, छुपाने की बजाय खर्चे दिखाओ ना। इसके अलावा आपको किस किस को कितना पैसा देना है, लाइबिलिटीज दिखाओ, उसमें इंटरेस्ट कितना महीने का जाता है वो खर्चे की लिस्ट में डालो, वो तो आपका खर्चा है, जा रहा है हर महीने इंटरेस्ट। आप रेंट पे रहते हैं, किराया डालो। आप बाइक चलाते हैं, पेट्रोल लगता है, उसका खर्चा डालो। आप ऑटो करते हैं कोर्ट जाने के लिए, कहीं जाने के लिए, उसका खर्चा डालो। ये आपकी जेब से ही तो पैसा लगेगा ना। तो जहां जहां आपको पैसा लगता है, एक एक चीज का हिसाब आपको कोर्ट को दिखाना है, और वो भी प्रूफ के साथ। ज्यादातर पैसे को आप अपने बैंक से ट्रांजैक्शन करिए, प्रूफ दिखेगा किसको दिया। बिजली का बिल है, खैर उसका तो, लाइट का बिल है, मोबाइल रिचार्ज का बिल है, सब ऑनलाइन पे कर दीजिए, आपके अकाउंट से पैसा निकलते जाएगा। आपके कोई काम करने वाली बाई आती है, उसका पैसा दे दीजिए उसको ऑनलाइन, सब कोई ऑनलाइन लेता है। तो आपके एक्सपेंसेस दिखना चाहिए, तो जो आपकी इनकम है उसमें से आपके खर्चे घट जाएंगे। इसके अलावा आपकी पत्नी कमाती है, उसका प्रूफ आपको देना है। जहां जॉब कर रही थी वहां आरटीआई लगाइए, बिजनेस कर रही है आरटीआई लगाइए, और वहां से जानकारी लेके आइए कि कितनी उसकी इनकम है, कितना ट्रांजैक्शन है, कितना टर्नओवर है, ये आपको ही ला के देना है। अगर आपकी पत्नी ने आपके प्रति किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा, आपकी हत्या का प्रयास किया है, या फिर वो अडल्ट्री में है, या रीमैरिज कर चुकी है, या बिना किसी कारण के अलग रह रही है, आपसी सम्मति से अलग रह रही, इसका प्रमाण भी कोर्ट को दीजिए, आपको ही देना है। और अगर आप बेरोजगार हैं तो इसका प्रूफ भी आपको ही देना है। आप हाउस टैक्स भरते हैं, उसका प्रूफ दिखाइए, आपको ही देना है, आपकी जेब से पैसा निकलता है। आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, वो भी आपको हर महीने देना है, वो भी दिखाइए। वो तो मजबूरी है ना आपको, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये आपकी मजबूरी है ना, ये आपके खर्चे हैं ना, आपको देना पड़ेगा ना, दीजिए ना। आप गाड़ी का, बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, उसका एक्सपेंसेस है, वो दिखाइए ना, आपकी जेब से पैसा निकलता है ना, ये आपके खर्चे हैं ना। तो ये सारे खर्चे आपकी इनकम को नीचे ला देंगे, और जब नीचे ला देंगे तो कानून ये कहता है कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि भैया इनकम कितनी है, उनके खर्चे कितने हैं, वो भी ऐसे खर्चे जो वैधानिक हो। ऐसे नहीं कि आप शिमला गोवा घूमने चले जाओ, उससे खर्चे डाल दो, वो नहीं। जो खर्चे नहीं टाले जा सकते, बिजली का बिल नहीं टाला जा सकता, बाइक का इंश्योरेंस नहीं टाला जा सकता, कैसे टलेगा, ये तो जरूरी है ना। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं टाला जा सकता, राशन नहीं टाला जा सकता, बैंक की ईएमआई नहीं टाली जा सकती। तो जो ये चीजें हैं इन्हें कोर्ट भी कंसीडर करेगी। वकील की फीस नहीं टाली जा सकती, देनी है भाई, वकील नहीं तो भग जाएगा। आने जाने का खर्चा देनी है, नहीं तो गाड़ी वाला नीचे उतार देगा, जेल में बंद कर देगा, देना पड़ेगा ना पैसा। इससे कोर्ट भी कंसीडर करेगी। तो जो आपकी इनकम है उसमें सबसे पहले आपके खर्चे माइनस होंगे, फिर जो आपकी नेट इनकम बचेगी, मान लो कि आपकी 50,000 इनकम थी, उसमें से आपने सारे खर्चों को डिटेल में बताया और ये खर्चे आपके 30,000 रुपए हो गए, अब आपका 20,000 बचा। अब 20,000 बचा, और ये 20,000 आपने कब बता दिया कोर्ट को? आप कोर्ट के मांगने से पहले सारी चीजें कोर्ट के समक्ष रख दी। अब कोर्ट ये देखेगी कि अगर पत्नी की कोई गलती है, अडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है, तो फिर या फिर उसकी इनकम है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं देना, फिर पति की इनकम से कोई लेना देना नहीं। और अगर मेंटेनेंस देना बन रहा है, तो जो पति के खर्चे हैं उसको काटने के बाद जो नेट इनकम बची है, अब इसमें से देना पड़ेगा कितना, जो बची उसमें से लगभग आधा ही देगी कोर्ट। तो 50 में से आपके 30 चले गए, अब 20 बचे आपके पास, जिसमें 10 कोर्ट ने उसको दे दिया, 10 तुमको दे दिया। और ऐसा नहीं करोगे तो 50 में से 20 लगा देगी बच्चे का और पत्नी का। फिर कहोगे साहब बहुत ज्यादा लगा दिया, मेरे तो खर्चे नहीं चल रहा, 30,000 तो मेरे चले जाते थे और आपने 25 उसको दे दिया, अब मैं कहां से लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं बच रहा। तो ये आपको करना पड़ेगा, इस गणित से चलना पड़ेगा। मतलब आपको मेंटेनेंस के केस में बड़ी ईमानदारी से अपना पक्ष रखना पड़ेगा। इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस का भी ईमानदारी से प्रूफ के साथ तथ्यों को रखोगे, तो कोर्ट सारी चीजों को देखने के बाद नेट इनकम में से फिर मेंटेनेंस तय करेगी। और जिस केस में पत्नी कमाती हो और पति बेरोजगार हो, तो उन केसेस में यह भी देखा गया है
कि ना बच्चे का मेंटेनेंस देना पड़ता है, ना पत्नी का मेंटेनेंस देना पड़ता है। दोनों से पति बच जाता है इस कारण से कि पति बेरोज़गार है और पत्नी कमा रही है। और कभी-कभी तो पति उल्टा पत्नी से माँग लेता है कि मैं बेरोज़गार हूँ, तुम तो कमा रही हो, तुम बच्ची को पालो, मेरे को पालो, दोनों को पालो। तो वहाँ पति को ही मिल जाता है और देना भी नहीं पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। आप अगर इस गणित से अपने मेंटेनेंस के केस में चलते हैं तो उम्मीद है कि आपको मेंटेनेंस बच्चे का और वाइफ का नहीं देना पड़ेगा और देना पड़ेगा तो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। जो ट्रायल कोर्ट आदेश करेगी, आप कोई भी ऊपर कोर्ट में चले जाइए, उसमें परिवर्तन होने की संभावना 0% रहेगी। क्योंकि सारे तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट ने उस मेंटेनेंस को तय किया है, तो परिवर्तन होने की संभावना कम होती है।